अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, सबसे पहले हम उसके कंटेंट्स देख लेते हैं। बेसिकली आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, तो सबसे पहले हम उसके कंटेंट्स देख लेते हैं कि स्टार्ट में हमने क्या क्या चीज़ देखनी है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे एटम क्या है, उसके बाद हम देखेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के इनमें क्या रोल है, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, इलेक्ट्रॉन जो हमारा मेजर टॉपिक ऑफ डिस्कशन एक ये है। दूसरा इसमें देखने फिर डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन सब को हम डिटेल से देखेंगे एक एक करके कि ये चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। साथ फिर हम कैथोड रेज की डिस्कवरी के साथ हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखते हैं कि एटम क्या चीज़ है। अगर आपने एटम के बारे में डिटेल से देखना है तो आप डेमोक्रेटस वाला जो वीडियो पार्ट है उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो हम पहले ओवरव्यू देख लेते हैं एटम है क्या। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एटम क्या है। ये बेसिकली स्मॉलेस्ट पार्ट है मैटर का, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। तो सबसे पहले एटम के बारे में किसने आइडिया दिया था? डेमोक्राइटस ने आइडिया दिया था। उसने कहा था कि मैटर का एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। उसके लिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया था इनडिवाइजिबल। मैटर का वो सबसे छोटा हिस्सा जो मज़ीद डिवाइड ना हो उसको हमने क्या नाम दिया था? एटम का नाम दिया था। उसके बाद फिर हमने देखी थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसके बारे में आपको वीडियो लेक्चर का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वो भी आप देख लीजिएगा। उसने भी यही कहा था कि मैटर जो है ना वो स्मॉलेस्ट पार्ट पर मुश्तमिल होता है, जिसको हमने क्या नाम दिया था? एटम का नाम दिया था। अब हम चैप्टर के नाम से ज़ाहिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब हमने एटम के अंदर उसके स्ट्रक्चर को देखना है। स्ट्रक्चर से मुराद क्या है? आप उसको कह सकते हैं उसकी कंपोजिशन कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर में उसकी कंपोजिशन क्या है, क्या एटम की कोई फिज़िकल अपीयरेंस भी है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने क्या करना है? डिस्कस करना है। तो इसमें हम रदरफोर्ड मॉडल भी देखेंगे, बोहर का मॉडल भी देखेंगे और बाकी चीज़ें भी वन बाई वन करके देखेंगे। तो ये तो थोड़ा बहुत हमने देखा एटम के बारे में। अच्छा, उसके बाद हम आ रहे हैं जी सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल, सब का मतलब क्या होता है जी? स्मॉल। एटॉमिक का मतलब क्या है? एटम। पार्टिकल का मतलब क्या है कि एटम जिन चीज़ों से मिलकर बना है उसको हम क्या नाम देंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल। तो बेसिकली एटम जो होता है ना वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो हम कह सकते हैं तीन फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी, जो ज़रूरी हिस्सा हो। तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। अदरवाइज मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल जो है ना वो डिस्कवर हो चुके हैं। उसमें तीन जो है वो फंडामेंटल हैं। कौन कौन से? एक उसमें आ जाता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा उसमें क्या आ जाता है? प्रोटॉन्स एटम के अंदर, तीसरा उसमें क्या आ जाएगा जी? न्यूट्रॉन। ठीक है जी। ये तीन जो है ना इनको हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल यानी ये एटम का क्या है? बुनियादी हिस्सा है। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों क्या हैं जी? एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो इनके बारे में सबसे पहले हमें जो एक एग्जैक्ट मॉडल मिलेगा वो हमें मिलेगा जी रदरफोर्ड का मॉडल। इसको भी हम नेक्स्ट देखेंगे। रदरफोर्ड मॉडल आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी बोहर मॉडल। ठीक है जी। तो इन फंडामेंटल पार्टिकल को डिस्कवरी में जिन जिन का रोल है वो भी हम देख लेते हैं। इसके अलावा एटम का जो स्ट्रक्चर है उनमें इन दो साइंटिस्ट का काफ़ी रोल है। कौन कौन से? रदरफोर्ड और उसके बाद कौन से? नील बोहर। ये भी हम इसको आगे नेक्स्ट अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो ये तो थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के हम इसको क्या कहते हैं?
सब एटॉमिक पार्टिकल, या हम इनको नाम देते हैं जी फंडामेंटल पार्टिकल। अच्छा जी, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम इंट्रोडक्शन से पहले पलम पडिंग मॉडल, ये क्या चीज़ है? पलम पडिंग मॉडल ये भी क्या है? ये भी एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है, और इसको रिप्रेजेंट करने वाला कौन था? जे थॉमसन। ठीक है जी, ये आपके क्लास 9th में भी मौजूद है पलम पडिंग मॉडल। पलम पडिंग मॉडल क्या कहता है कि आपका जो एटम है ये हमारे पास है सॉलिड सफेयर। एटम क्या है जी? सॉलिड सफेयर ऑफ प्रोटॉन्स हैविंग इलेक्ट्रॉन्स embedded in it and it's look like a plum pudding। plum pudding एक डिश का नाम है, इसको हम समझ लेते हैं किस तरह ये एक डिश का नाम रखा गया। ठीक है जी, तो जे थॉमसन ने कहा था आपके पास जो एटम होता है ना वो सॉलिड स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो उसके अंदर धंसे हुए होते हैं। क्या होते हैं उसके अंदर? धंसे हुए। किस तरह? मिसाल के तौर पर जिस तरह हम कस्टर्ड देखते हैं, ये मिसाल के तौर पर हम कस्टर्ड डिश बनाते हैं ना, उस पर फिर हम उसमें क्या डाल देते हैं? इस तरह से बादाम डाल देते हैं। ये देखें, ठीक है जी, ये समझ लें कस्टर्ड की एक डिश है और उसमें ये जगह जगह क्या चीज़ पड़े हुए हैं? ये बादाम पड़े हुए हैं। तो ये बिल्कुल उन्होंने कहा था एटम का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल इसी तरह एक डिश की तरह है। उसको हम अपनी ज़ुबान में कस्टर्ड जिस तरह हम नाम देते हैं, तो उन्होंने उसको नाम क्या दिया था जी? प्लम पडिंग। यानी इसकी जो लुक है डिश लाइक, प्लम पडिंग क्या है? एक डिश है, कुकिंग डिश। ठीक है जी, तो ये जो आपको ये सारी सफ़ेयर ये आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये है सॉलिड सफ़ेयर। किस चीज़ की सॉलिड सफ़ेयर? इन्होंने कहा था प्रोटॉन्स की। और इसमें ये आपको ये जो डॉट डॉट से ये जो आपको ये पार्टिकल ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, इनको उन्होंने क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? एम्बेडेड है। एम्बेडेड का मतलब धंसे हुए होना। ठीक है जी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? एम्बेडेड है। ये जो पूरी आपको शेप ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको उन्होंने क्या नाम दिया था? प्लम पडिंग। बाद में इसका नाम क्या पड़ गया? प्लम पडिंग मॉडल। फिर ये प्लम पडिंग मॉडल क्यों नाकाम हुआ? बाद में बेसिकली आया था रदरफोर्ड। इसका काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड। इसने एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या था इसकी डिटेल हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है जी, इसके नतीजे में इसने कहा था, इसने एक तो एटम की एक पोजीशन बताई थी न्यूक्लियस, और उसने कहा था ये जो एटम के प्रोटॉन्स होते हैं ना वो कहाँ पर होते हैं? एटम के सेंट्रल पार्ट में, जिसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियस का। तो रदरफोर्ड ने ये प्रूफ किया था कि ये जो सॉलिड सफ़ेयर है ना ये प्रोटॉन पर मुश्तमिल नहीं होती, बल्कि ये एटम के होती है सेंट्रल पार्ट में, जिसको उसने क्या नाम दिया था जी? न्यूक्लियस का नाम दिया था। इसके अलावा प्लम पडिंग मॉडल क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं। क्या होते हैं? एम्बेडेड होने के साथ साथ उन्होंने कहा था ये इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। बाद में रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है ये फिक्स्ड नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो हैं ये न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इसी वजह से प्लम पडिंग मॉडल बाद में क्या हो गया था? रिजेक्ट हो गया था। और इसको रिजेक्ट करने वाले कौन थे जी? रदरफोर्ड थे। ठीक है जी, फिर जो हम नेक्स्ट इनकी थ्योरीज पढ़ते जाएंगे उसमें हम फिर उसकी मज़ीद डिटेल भी देखते जाएंगे कि क्या क्या इसमें तब्दीली आई हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो ये तो छोटे सा टॉपिक था प्लम पडिंग से बारे में। अब हम आ जाते हैं अपने मेजर टॉपिक में, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। इधर हम हेडिंग डालेंगे जी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, या इसका नाम हम रखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, या इसको आप कहेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या? ये इसको डिस्कवर किया था जी जे थॉमसन ने। किसने डिस्कवर किया था जी?
जे थॉम्सन ने कब डिस्कवर किया था? कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 1896 और कुछ बुक्स में इसको रिप्रेजेंट किया गया 1897। तो मोस्टली अथेंटिक जो माना जाता है वो माना जाता है 1897 को। तो जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। एक्सपेरिमेंट किसने किया था ये भी हम देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट करने वाले सर विलियम क्रूक्स। सर विलियम क्रूक्स, ठीक है जी। कब इसने इसको डिस्कवर किया था इनको? 1879 में, ठीक है जी। इसके अलावा इसको नेम्ड किसने दिया था इलेक्ट्रॉन्स को? हम कहेंगे उसका एक नाम है जी स्टोने, साइंटिस्ट है स्टोने, नेम्ड कैथोड रेज एज इलेक्ट्रॉन। तो ये तीन चीज़ें आपने याद कर लेनी MCQs के लिए कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था जी? जे थॉम्सन। किस तरह डिस्कवर किया था? बेसिकली इसने आगे इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो बताई थी। कैसे बताए थे? इसके क्या रिलेशन इलेक्ट्रॉन से, इसको भी देखेंगे। एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किसने किया था? सर विलियम क्रूक्स ने 1879 में। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था? सर विलियम क्रूक्स ने। तो स्टोने जो था उसने इन कैथोड रेज को क्या नाम दिया था जी? इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था। ये तो थी चंद एक बुनियादी चीज़ इसके बारे में। अब हमने देखना है कि हमने इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या है, इसकी डिस्कवरी किस तरह हुई है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसकी डिस्कवरी के लिए जो हम ट्यूब लेंगे उसका हम नाम देंगे जी डिस्चार्ज ट्यूब, या इसको कहेंगे हम जी ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है जी। ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब की पहले हम इसकी क्या देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, फिर हम इसकी डायग्राम भी देखेंगे। ये ऐसी ट्यूब है जो क्या होती है? ट्रांसपेरेंट होती है। क्या होती है जी? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? शफाफ। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है जी? शफाफ। शफाफ का मतलब क्या है? इसमें हर एक चीज़ आपको क्लियर नज़र आएगी। ये क्या होगी? ट्रांसपेरेंट है। दूसरा इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें आप लो प्रेशर को भी मेंटेन कर सकते हैं। लो प्रेशर को भी क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा आप इसमें हाई वोल्टेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हाई वोल्टेज कितना? 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट्स तक आप इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है, 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट्स तक। तो ये चंद एक प्रॉपर्टीज़ थी डिस्चार्ज ट्यूब की। कौन कौन सी? सबसे पहले ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का हमें क्या फ़ायदा होगा? हमें ये फ़ायदा होगा कि बग़ैर माइक्रोस्कोप की मदद से भी हम एक्सपेरिमेंट को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उसमें जो जो तब्दीली हो रही है। इसके अलावा इसमें आप प्रेशर भी क्या कर सकते हैं? लो रख सकते हैं। कितना लो रख सकते हैं? ऑलमोस्ट आप इसमें ले सकते हैं प्रेशर 10⁻⁻2 से लेकर 10⁻³ atm। ये बहुत ही लो प्रेशर होता है, वेरी वेरी लो प्रेशर, वेरी वेरी लो प्रेशर। इसके अलावा इसकी क्या खूबी होती है? इसमें हाई वोल्टेज, कितना हाई वोल्टेज? 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट्स तक भी आप इसमें हाई वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। ये तो थी डिस्चार्ज ट्यूब की प्रॉपर्टीज़। जो अब हमने एक्सपेरिमेंट करना है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन के लिए, वो भी हमने किसके अंदर करना है? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर करना है एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी। अब होगा क्या? सबसे पहले हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। ये इसकी डायग्राम है जी, ठीक है जी। ये आपने इस तरह, ये डिस्चार्ज ट्यूब की डायग्राम हम ड्रा कर रहे हैं, ठीक है जी। ये इसमें दो कैथोड, इसमें क्या होंगे? सॉरी, दो इलेक्ट्रोड अटैच होंगे इसमें। एक कैथोड है और एक क्या है जी? एनोड है। ये आपको नज़र आ रहा होगा जी। ये इसको हमने आगे किससे जोड़ देना है जी? बैटरी से जोड़ देना है, ठीक हो गया जी।
ये एक इसमें होगा इसका नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, दूसरा कौन सा टर्मिनल होगा, पॉजिटिव। तो इसी के हिसाब से जो इलेक्ट्रोड हम इसमें बना रहे हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड एक इसमें नेगेटिव होगा और दूसरा इसमें क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा। ठीक है जी। अब ये आपको ये पोर्शन नज़र आ रहा है, ये सारी की सारी क्या है जी, डिस्चार्ज ट्यूब है। तो इसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रोड अटैच होंगे और ये इलेक्ट्रोड आगे किससे जुड़े होंगे जी, बैटरी से जुड़े होंगे। किससे जुड़े होंगे, बैटरी से। अब ये क्या है, ये हमारे पास है जी वैक्यूम पंप। ये हम सारे आगे इसके यूजेज देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ें हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये वाला पोर्शन है जी हमारे पास कैथोड, इसका हम क्या नाम रखेंगे जी, कैथोड। ये वाला पोर्शन क्या है, एनोड। पीछे हम एक पर्दा टाइप एक चीज़ इसमें क्या कर देंगे, रख देंगे। ये देखें, ये देखें, एक स्क्रीन हमने इधर अटैच कर दी है और ये दूसरी स्क्रीन हमने कहाँ पर अटैच कर दी है, ये इधर अटैच कर दी है। ये स्क्रीन क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है जी। इसको कहते हैं जी फ्लोरिसेंट स्क्रीन। क्या नाम दिया जाता है, फ्लोरिसेंट स्क्रीन, या इसको कहते हैं जिंक सल्फाइड स्क्रीन। तो ये भी आपके पास क्या है, बेसिकली जिंक सल्फाइड है। ये आपके पास क्या है जी, जिंक सल्फाइड है। ठीक है जी। तो बैटरी है, बैटरी में कितना वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे, 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट। ये हम सारी आगे रीज़न देखते हैं सब की कि ये सारा इतना वोल्टेज अप्लाई करने की ज़रूरत क्या है, वैक्यूम पंप की क्या ज़रूरत है, सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अब बेसिकली होगा क्या, तो सबसे पहले हमने इसमें एक टर्म इस्तेमाल किया है जी इलेक्ट्रोड। क्या इस्तेमाल किया टर्म, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होती हैं, ये मेटल होते हैं आपके पास, क्या होते हैं बेसिकली, ये मेटल के बने होते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या काम करते हैं, ये बिजली के बहाव के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, किसके लिए जी, इलेक्ट्रिसिटी के फ़्लो के लिए बतौर ब्रिज का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, बतौर ब्रिज का। अब कैसे, ये आपको नज़र आ रहा है इसमें, ये हम इसके अंदर ये जो सारा आपको ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, ये हमारे पास एक गिलास डिस्चार्ज ट्यूब, ये ट्रांसपेरेंट है। बेसिकली हमने किया क्या है, इसके अंदर हमने ये गैस फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया जी, गैस फिल कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम इसी गैस में से इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करवाना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, इसी गैस में से इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करवाना चाहते हैं। तो जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करवाना चाहेंगे तो कोई ना कोई हमें सोर्स तो चाहिए जो इस गैस में से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे, पास ऑन करवाए। तो वो जो सोर्स है उसके लिए हम वो जो सोर्स यूज़ कर रहे हैं उसका हम नाम देंगे जी इलेक्ट्रोड का। तो वोल्टेज हम बेसिकली अप्लाई कहाँ से करेंगे, बैटरी से हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ये बैटरी से हम क्या करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे और वही वोल्टेज बेसिकली करंट है। करंट की यूज़ से मतलब जो पावर है उसका हमने सिंपली क्या नाम दिया, वोल्टेज का। तो ये वोल्टेज, ये जो करंट है हमने किस में से पास ऑन करवाना है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद जो गैस है उसमें से हमने करंट को क्या करवाना है जी, पास ऑन करवाना है। और हम ये चाहते हैं कि ये जो करंट है इसमें से गैस में से गुजरे, इस साइड से इस साइड तक मूव करे। ठीक है जी। तो करंट के मूव करवाने के लिए हमने इधर क्या यूज़ किए हैं जी, इलेक्ट्रोड यूज़ किए हैं। क्या यूज़ किए हैं जी, इलेक्ट्रोड यूज़ किए। अब ये जो बैटरी है ना, ये बैटरी गैस को डायरेक्ट वोल्टेज प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो ये जो बैटरी है तो गैस को वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए उसके लिए हम जो सपोर्ट लेंगे, जो हम बतौर ब्रिज लेंगे, उसके लिए हम क्या लेंगे जी, इलेक्ट्रोड लेंगे। क्या लेंगे जी, इलेक्ट्रोड लेंगे। तो एक इलेक्ट्रोड होगा जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, उसको हमने क्या नाम दे दिया जी, कैथोड। और दूसरा इलेक्ट्रोड वो होगा जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है। ये देखें, तो वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच था, नेगेटिव टर्मिनल, उसका हमने नाम दिया कैथोड। और ये एनोड जो है ना, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगा। तो इसी वजह से कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा जी, नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है ना, तो इसी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। और एनोड जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा जी, पॉजिटिव चार्ज होगा।
ठीक है जी। ये तो आपको समझ आ गया होगा कि हमने इसमें इलेक्ट्रोड क्यों यूज़ किए। इलेक्ट्रोड बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करवाने के लिए हमने क्या किया, इसके अंदर यूज़ किए। अब होगा क्या, हम एक और चीज़ भी चाहते हैं कि इसमें हम ये जो इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं जी, ये इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं। ये मिसाल के तौर पर ये देखें, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड है, ठीक है जी। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके बना लेते हैं। ये हमारे पास है इलेक्ट्रोड, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड। अब हमें नहीं पता कि ये इलेक्ट्रोड किन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है। अब हमने क्या किया, इसको बैटरी के इसके टर्मिनल से जोड़ दिया। ये नेगेटिव टर्मिनल से ये इलेक्ट्रोड, ये देखें ये अटैच है, ये बैटरी के किस से अटैच है, नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है। अब हमें नहीं पता इसके अंदर क्या है। वो तो लेटेस्ट रिसर्च ने बाद में बताया कि कोई भी चीज़ हो उसमें इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं, प्रोटॉन भी, न्यूट्रॉन भी। तो उस वक्त इसमें क्या हुआ होगा, ये देखें इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। ये देखें ये जो इलेक्ट्रोड है ना मेटल का, इसमें क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन। ये आपको इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे होंगे, ठीक है जी। ये देखें ये जो इलेक्ट्रोड है, ये जो आपको इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, ये इस साइड पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन इस साइड वाले इलेक्ट्रॉन है। बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि क्या इसके अंदर तब्दीली होगी। अब वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज कितना आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है जी 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट तक। ये देखें ये हाई वोल्टेज आ रहा है। ये वोल्टेज क्या है, बेसिकली पावर ही है ना। तो इतनी ज़्यादा पावर में क्या है, बेसिकली ये भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है। क्या है जी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है। करंट का जो बहाव होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, उसमें भी क्या मूव कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली ये देखें उस वक्त हमें नहीं पता था कि ये जो करंट है ना वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन है। हमने सपोज कर लिया ये जो करंट है ना वो एक पावर है, वो मूव कर रहा है। वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब यही पावर इस मेटल के इलेक्ट्रोड जो है ना, इसके इंटरनल जो पार्टिकल है, हमें तो नहीं पता ना इंटरनल पार्टिकल क्या है, वही पावर जो इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में आ रही है, जो इलेक्ट्रॉन की शक्ल में आ रही है, वो इससे क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। क्या करेगी, स्ट्राइक। तो उसके नतीजे में ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट की एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, एब्जॉर्ब। तो जो ही ये एब्जॉर्ब करेगा, इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, ये अगले इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और ये अगले इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। इसी तरह ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे कोलाइड करेगा, ये इससे कोलाइड करेगा। ये देखें नज़र आ रहा है ना, यानी 5,000 से 10,000 वोल्ट्स की जो उनको पावर मिल रही है, जो करंट मिल रहा है, जो वोल्टेज मिल रहे हैं उस मेटल के इलेक्ट्रोड को। ये आपके पास क्या है, मेटल इलेक्ट्रोड है। क्या है जी, मेटल इलेक्ट्रोड। तो उस मेटल इलेक्ट्रोड के अंदर बेसिकली क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उसकी पावर को कैप्चर कर लेंगे। जो ही वो उसकी पावर को कैप्चर कर लेंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। ये देखें ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी बाहर आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी बाहर आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या आ गया, बाहर आ गया। ये अब आपको सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं ना जी। ये इसी तरह ये देखें ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, ये भी क्या है, बाहर आ गया। ये अभी हम सपोज कर रहे हैं भी इस तरह से हुआ है और वाकई में ऐसा होगा, एंड में हम देखेंगे। तो अब पीछे मज़ीद इनको पावर तो मिल रही है ना, तो यही इलेक्ट्रॉन फिर क्या करेगा। अब ये देखें आगे हमारे पास ये है गैस मौजूद है। ये लेट्स सपोज हम ले लेते हैं इसमें गैस का पोर्शन। ये क्या है हमारे पास, ये छोटा सा हमने एरिया ले लिया। ये हमारे पास क्या है जी, गैस है। क्या है जी, गैस। अब यही इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे। ये देखें ये मूव कर रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन जो मेटल इलेक्ट्रोड से बाहर एक्सपेल हुए हैं, ये देखें ये इलेक्ट्रॉन मेटल इलेक्ट्रोड से क्या हुए, बाहर एक्सपेल हुए हैं। अब ये आगे गैस टकराएंगे। अब गैस में भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये देखें गैस में भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है जी। यानी ये आगे क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे। जो ही ये मूव करेंगे ये आगे गैस से टकराएंगे उससे। ये देखें ये लेट्स सपोज गैस का मॉलिक्यूल है, इससे टकराएंगे तो इससे भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे। ये गैस का मॉलिक्यूल है, ये इलेक्ट्रॉन जब इससे टकराएगा, ये देखें ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली इससे टकराएगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा और ये इससे टकराएगा। इस तरह करते करते हर एक गैस के मॉलिक्यूल में से ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, बाहर एक्सपेल कर देंगे। ये देखें इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बाहर एक्सपेल हो गए। यानी ये इलेक्ट्रॉन इस गैस के मॉलिक्यूल से टकराएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने अगले गैस के मॉलिक्यूल से टकराएगा
और इसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। अब यही इलेक्ट्रॉन आगे देखें, और भी इसमें क्या है, गैस के मॉलिक्यूल मौजूद हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर, ये इलेक्ट्रॉन बाहर, ये इलेक्ट्रॉन बाहर। अब ये जो मेटल प्लेट है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे जी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या होंगे जी, अट्रैक्ट होंगे। अब एक और दूसरी बात कि हमने इसमें वैक्यूम पंप क्यों यूज़ किया। बेसिकली इसके अंदर क्या मौजूद है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, किसके अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या है, बेसिकली गैस थी। गैस क्या है, एयर ही है ना, हवा के मॉलिक्यूल्स ही है ना, कोई भी आप ले ले। तो हुआ क्या है, बेसिकली अगर इसमें गैस या हवा के मॉलिक्यूल्स जितना ज़्यादा होंगे, इसमें ये गैस के या हवा के मॉलिक्यूल्स जितना ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा ये रेजिस्टेंस शो करेंगे। ये गैस के मॉलिक्यूल क्या शो करेंगे, रेजिस्टेंस शो करेंगे। क्या शो करेंगे जी, रेजिस्टेंस। जितना इस चैम्बर के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हवा के या गैस के मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा वो क्या शो करेंगे, रेजिस्टेंस, रुकावट शो करेंगे। किस चीज़ में रुकावट शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में। किस चीज़ में, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में। तो इसी वजह से हम नहीं चाहते कि आगे रेजिस्टेंस हो, क्योंकि जितनी, अब देखें वोल्टेज तो इस साइड पे हाई है ना, ये वाला जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है ना, वोल्टेज तो इस साइड पे हाई होंगे, ठीक है ना, इस साइड पे वोल्टेज हाई है, लेकिन इस साइड पे तो वोल्टेज हाई नहीं है ना, सेंटर में तो वोल्टेज हाई नहीं होंगे, पावर कम हो जाएगी। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्लो ना रहे, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, ये जो गैस, ये जो एयर मॉलिक्यूल हैं डिस्चार्ज ट्यूब में से, उनको हम वैक्यूम क्लीनर या वैक्यूम पंप की मदद से बाहर निकाल लेंगे। वैक्यूम पंप की मदद से हम उनको क्या कर लेंगे, गैस को एक्सपेल कर देंगे। तो जो ही हम इसमें से गैस को, ये देखें, ये जो वैक्यूम पंप आपको नज़र आ रहा है ना, ये गैस को क्या कर देगा, या दूसरे लफ्ज़ में ये वैक्यूम पंप गैस एक्सपेलर के तौर पर काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है जी, गैस एक्सपेलर। तो इसमें से गैस जब बाहर निकल आएगी तो अब इसमें होगा क्या, गैस के मॉलिक्यूल थोड़े रह जाएंगे। जब उस ट्यूब के अंदर गैस के मॉलिक्यूल थोड़े रह जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो हवा का दबाव था, वो प्रेशर था, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वो प्रेशर कितना हो जाएगा जी, वो ऑलमोस्ट प्रेशर हो जाएगा जी 0.01 atm, या इसको हम कह सकते हैं 10⁻⁻² टार, क्योंकि आप जानते हैं 1 atm इज इक्वल टू 760 टार, ऑलमोस्ट इसी के इक्वल है। तो या तो हम इतना इसमें प्रेशर डाउन कर देंगे 0.01 atm, अगर हम टार में लेंगे तो ये आपको यही वैल्यू मिलेगी 10⁻² टार, या इसको कहा जाता है 10⁻² atm भी बाज़ कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा कम प्रेशर है। ये प्रेशर क्या है, वेरी वेरी लो, वेरी वेरी लो। तो ये वेरी वेरी लो प्रेशर है। इस वेरी वेरी लो प्रेशर की वजह से उसके अंदर रेजिस्टेंस हवा के मॉलिक्यूल्स की कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो क्या रहेगी, ईजी रहेगी। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आगे की तरफ क्या रहेगी, ईजी रहेगी। अब ये वाला जो आपको टर्मिनल नज़र आ रहा है ना इलेक्ट्रोड का, अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एनोड इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है जी। एनोड इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा जी, अट्रैक्ट करेगा। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, पीछे हमने ये पर्दा लगा दिया, ये स्क्रीन नज़र आ रही है आपको, ये एक तरह का क्या है, पर्दा है। तो जो ही इलेक्ट्रॉन होंगे, अब इसके अंदर हम छोटे छोटे होल्स कर देंगे। एनोड के अंदर हम क्या कर देंगे, छोटे छोटे होल्स कर देंगे। ये देखें, ये इसके अंदर हमने होल्स कर दिए, ठीक है जी, ये नज़र आ रहे हैं ना, ये इसके अंदर हमने क्या कर दिया, होल्स कर दिए। अब इन होल्स के आर पर ये इलेक्ट्रॉन गुजर जाएंगे, ये देखें। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर भी गुजर जाएगा, इधर भी पास ऑन, इस साइड से भी पास ऑन हो जाएगा, और इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पास ऑन हो जाएंगे। तो जो ही ये इलेक्ट्रॉन इस पर्दे से, इस स्क्रीन से टकराएंगे ना, तो बदले में आपको ग्रीन लाइट नज़र आएगी, ग्रीन फ्लोरेसेंस, यानी आपको सब्ज़ रंग के आपको उसमें छोटे छोटे क्या नज़र आएंगे,
लाइटनिंग नज़र आएगी सब्ज़ रंग की। तो इसका मतलब ये है जो ही ये पार्टिकल इससे टकरा रहे हैं तो ये आपको ग्रीन लाइट मिल रही है, अदरवाइज ये लाइट आपको ऑब्टेन्ड ना होती। तो इससे क्या साबित हुआ कि ये वाला हमने जो इलेक्ट्रोड यूज़ किया है तो इसमें से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ निकल रही है जो आगे ट्रैवल कर रही है, एनोड की तरफ आ रही है और फ्लोरेसेंट स्क्रीन से भी क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। ठीक है जी। तो वो रेज़, वो जो चीज़ें निकल रही हैं उसको, क्योंकि वो कहाँ से निकल रही हैं, कैथोड से, इस वजह से हमने उनका क्या नाम रखा है जी, कैथोड रेज़। क्या नाम रखा है, कैथोड रेज़। ठीक है जी। इसको दोबारा भी ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने सबसे पहले क्या लिया है, हमने इसके अंदर लिया है डिस्चार्ज ट्यूब, उसके अंदर हमने गैस के मॉलिक्यूल फिल कर दिए, फिर हमने उसमें से क्या किया, गैस के मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई है। वोल्टेज कितना अप्लाई किया जी, 5000 से 10,000 वोल्ट्स। तो इतना ज़्यादा ये जो वोल्टेज था, इसने जो आपने मेटल का इलेक्ट्रोड लिया था उसके इलेक्ट्रॉन को इतने ज़्यादा वोल्टेज ने बाहर क्या कर दिया, एक्सपेल कर दिया। यही इलेक्ट्रॉन आगे गैस से टकराएंगे, जो ही ये गैस से टकराएंगे तो गैस से टकराने के बाद ये क्या कर देंगे, उसके इलेक्ट्रॉन को भी बाहर क्या कर देंगे, एक्सपेल कर देंगे। फिर यही इलेक्ट्रॉन आगे एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। पीछे हम एक स्क्रीन, एक पर्दा लगा देंगे, उसका हमने नाम क्या रखा है जी, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। और ये स्क्रीन किससे मिलकर बनी हुई है, जिंक सल्फाइड से। जो ही ये इलेक्ट्रॉन इस स्क्रीन से टकराएंगे तो चमक पैदा होगी। कौन सी चमक पैदा होगी, ग्रीन सी चमक, क्योंकि ये जो पार्टिकल निकल रहे थे ना, कैथोड वाली साइड से निकलकर इस स्क्रीन के साथ क्या कर रहे थे, टकरा रहे थे। अब हुआ क्या है बेसिकली, अब हमने जानबूझकर इसके पीछे भी पर्दा लगा दिया कि हो सकता है इस एनोड से भी तो कुछ रेज निकल रही होंगी जो कैथोड की तरफ आ सकते हैं, लेकिन उस वक्त हमें ऐसी कोई चीज़ ऑब्जर्व नहीं हुई। तो इसी वजह से यहाँ पर आपको कोई फ्लोरेसेंस नज़र नहीं आएगी। इस साइड पे आपको फ्लोरेसेंस नज़र नहीं आएगी। फ्लोरेसेंस सिर्फ आपको किस साइड पे नज़र आएगी, एनोड वाली साइड पे। तो इससे ये नतीजा निकला कि ये जो पार्टिकल, ये जो रेज निकल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ किससे निकल रही थी, कैथोड से निकल रही थी। तो ये थी जी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। थोड़ा सा ये कम्प्लेक्स ज़रूर है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो हम दोबारा इसमें देख भी लेते हैं कि हमने क्या किया। ये हमारे पास क्या था जी, इलेक्ट्रोड था, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए थे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। तो आगे ये देखें, गैस के मॉलिक्यूल थे, ये इसमें से भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। ये क्या थे आपके पास, गैस के मॉलिक्यूल थे, ये क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। ये कहाँ से आ रहे थे, कैथोड से आ रहे थे। कैथोड है क्या आपके पास, कोई भी एक मेटल होगी, क्या होगी जी आपके पास, मेटल होगी। तो आगे ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, ये किससे आगे मूव कर रहे थे, ये परफोरेटेड एनोड। ये क्या है जी, एनोड है, और इसमें हमने क्या कर दिए, छोटे छोटे होल कर दिए। असूलन तो इसके अंदर भी हमने होल कर दिए थे। इसके अंदर हमने क्यों होल कर दिए थे, कि हो सकता है रेज इधर से भी ट्रैवल कर रही हो, वो इसमें से पास ऑन हो जाए। तो ये इसमें से रेज पास ऑन होंगी, ये जो आ रही थी, ये इलेक्ट्रॉन ये। ठीक है, आगे पीछे हमने इधर क्या लगा दिया जी, पर्दा लगा दिया, ये ऐसे। ठीक है ना। इधर फिर उन्होंने ग्रीन फ्लोरेसेंट्स पैदा की। ठीक है जी, ये ग्रीन फ्लोरेसेंस कब हुई, जब ये पार्टिकल इससे स्ट्राइक हुए। तो ये तो थी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। ठीक है जी। अब देखिए हमने किया क्या, इसकी प्रॉपर्टीज़ अब हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में इसका पॉइंट्स देख लें। सबसे पहले प्रॉपर्टीज, दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे। दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अब हमें कैसे पता चलेगा ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं। अब इसके एग्जांपल यूँ समझ लें, जो ही लाइट हमसे टकराती है, हमसे टकराने के बाद हमारा आगे क्या बन जाता है, साया बन जाता है। क्यों साया बन जाता है हमेशा, क्योंकि वो लाइट जो ट्रैवल करे, जो हमारी तरफ आ रही है, वो बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। स्ट्रेट आ रही है, वो हमसे टकराएगी, वो आगे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिससे वो क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो इसमें भी ये इलेक्ट्रोड है, इसके सामने कोई आप ऑब्जेक्ट रख दें। ये देखें, ये मैंने सामने इसके क्या रख दिया, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है जी, ये मैंने को क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। ये बेसिकली क्या है, कैथोड रेज है ना, जिनको आपने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया है।
तो इसके सामने मैंने रख दिया जी ओपैक ऑब्जेक्ट, OPAQUE। ओपैक ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके आर पार लाइट रिफ्लेक्ट ना हो सके। तो जो ही ये इससे टकराएंगे, ये देखें, ये इससे टकराएंगे ना, तो फ़ौरन आगे इसका ये क्या बना देंगी? इमेज बना देंगी। अगर ये रैंडम मूव कर रही होती, ऐसे इस तरह मूव कर रही होती, अगर ये स्ट्रेट मूव ना करती, रैंडम मूव करती, तो आपको इमेज भी ना मिलता, नो इमेज। जिस तरह लाइट हमारे ऊपर पड़ती है ना, तो हमारा साया बन जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल कर रहे हैं लाइट के मॉलिक्यूल। अगर वो रैंडम मूव कर रहे होते, कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे, कभी भी हमारा साया ना बनता। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, उसकी वजह बिकॉज दे कास्ट शैडो ऑफ एन ओपैक ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड इन देयर पाथ, व्हेन प्लेस्ड इन देयर पाथ। हमने कहा ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, और अगर इनके सामने में कोई ओपैक ऑब्जेक्ट आ जाए, इनके रास्ते में रख दिया जाए, तो ये क्या करती हैं? उसका इमेज बना देती हैं। कास्ट शैडो, उसका साया बना देंगे, उसका इमेज बना देंगे। ठीक है जी। दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा इसमें देख लेते हैं, अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगी। किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी जी? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड में दो प्लेट्स होती हैं ना, एक नेगेटिव प्लेट होती है, दूसरी क्या होती है? पॉजिटिव। तो ये जो कैथोड रे या ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। तो इससे ये साबित हुआ कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है जी? नेगेटिव चार्ज है। और ये किसने बताया था? 1897 ने जे थॉमसन ने इस चीज़ को डिस्कवर किया था। ठीक है जी। हमें कैसे पता चला? क्योंकि अगर इनके ऊपर होता पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करती, ये उनसे दूर भागते, ये उल्टा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। ठीक है जी। ये देखें, ये पॉजिटिव प्लेट एनोड है, ये उल्टा इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज उसकी तरफ क्या हो रहे थे? अट्रैक्ट हो रहे थे। इसी वजह से हमसे ये नतीजा निकाला है कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्योंकि ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। अगर हम इसमें अप्लाई करें मैग्नेटिक फील्ड, क्या अप्लाई करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड, तब ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन शो करेंगी, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। इससे भी ये साबित हो गया कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और ये चीज़ डिस्कवर की थी 1895 में जेपी रन ने। किसने डिस्कवर की थी जी? जेपी रन। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। ये तो इसकी हो गई दो प्रॉपर्टीज। आगे फर्दर इसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी चीज़ इनके रास्ते में रख देंगे ना, ये उसका क्या बना देंगी? इमेज बना देंगी। इसके अलावा इसमें हम दोबारा लिख लेते हैं। पहली इसकी प्रॉपर्टीज़ दोबारा हम इसकी देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। क्या करती हैं जी? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कास्ट शैडो, साया बना देती हैं। किस चीज़ का? ओपैक ऑब्जेक्ट का। ओपैक ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके आर पार लाइट क्रॉस ना कर सके। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है? दे राइज टेम्परेचर, ये किसी भी चीज़ का टेम्परेचर क्या कर देंगी? राइज कर देंगी। दे राइज टेम्परेचर व्हेन हिट द मटेरियल, ये किसी भी मटेरियल से जब टकराएंगी, क्योंकि ये हाई एनर्जी रेज हैं, तो उसका टेम्परेचर क्या कर देंगी? राइज कर देंगी। दे राइज टेम्परेचर। इसके अलावा दे कैन पास थ्रू थिन मेटल फैल, कोई पतली सी बारीक सी आगे इनकी आप धात की कोई चीज़ रख दें, मेटल रख दें, मिसाल के तौर पर आप इसके अंदर रख दें एल्यूमिनियम, या इसमें आप रख दें जी गोल्ड फैल रख दें, तो इनको जब आप इनके रास्ते में रख देंगे ना, तो ये इनके आर पार हो जाएंगे। उसके अलावा फिर हमने क्या देखा था?
ये गैस में से जब पास ऑन होती थी, ये कैथोड रेज थी, जो ही ये गैस में से पास ऑन हुई तो उन्होंने क्या काम किया, गैस में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। यानी गैस में से जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे तो गैस के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब उन्होंने गैस को आयोनाइज कर दिया। ये देखें, ये देखें, ये कैथोड रेज मूव कर रही है ना, आगे ये गैस के मॉलिक्यूल, उसमें ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगी, बाहर एक्सपेल कर देंगी। ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए तो इनके ऊपर पीछे क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जो जो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स इसमें हम कह सकते हैं दे कैन आयोनाइज अ गैस, कि जो ही ये गैस में से जाएंगे उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर एक्सपेल कर देंगे, ये उसको क्या कर देंगे, आयोनाइज कर देंगे। दे गिव रेड ग्लो when placed alumina in their path, alumina in their path। एलुमिनिया क्या होता है, Al2O3, ठीक है जी। अगर एलुमिनियम इनके रास्ते में रख दिया जाए या खाली एलुमिनियम रख दिया जाए तो यूं ही जब ये उससे टकराएंगी तो ये आपको क्या देंगी, रेड ग्लो। उसके अलावा देख लें, दे गिव येलो ग्लो, जब ये किससे टकराएंगी, टिन से, टिन स्टोन भी कह सकते हैं। जब ये किससे टकराएंगे जी, टिन से टकराएंगी तो कौन सा ग्लो देंगी, येलो ग्लो देंगी। उसके अलावा नंबर 8 पे इसकी प्रॉपर्टीज देख लें। क्योंकि ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अलावा अगर इनके रास्ते में कोई स्मॉल पैडल व्हील रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए जी, स्मॉल पैडल व्हील, तो उस व्हील को ये क्या कर देंगी, रोटेट। ये देखें, ये कैथोड रेज मूव कर रही हैं आपकी, ठीक है जी। ये देखें रास्ते में हमने ये छोटा सा स्मॉल पैडल व्हील बहुत ही छोटा सा स्मॉल होता है, ये देखें, तो ये आगे क्या शो करेगा, रोटेशन शो करेगा। इस रोटेशन के नतीजे में हम क्या कहेंगे कि ये बेसिकली क्या है, इन्हीं रोटेशन के नतीजे में हम ये नतीजा निकालेंगे, बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन ये जो मूव कर रहे हैं ना, इनका मैस भी है और इनकी वेलोसिटी भी है। क्योंकि जब ये मूव कर रहे हैं ना, इनका मैस था, ये मैस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन, ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन मैस रखते हैं ना, कुछ ना कुछ वज़न तो रखते हैं ना, अब साथ में ये क्या करें, मूव भी कर रहे हैं। इसी चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, P इज़ इक्वल टू mv, P इज़ इक्वल टू mv। यानी मोमेंटम रखने की वजह से जो ही ये इस पैडल व्हील से टकराएंगे, रास्ते में जो हमने छोटा सा व्हील रखा है, ये उसकी क्या कर देंगे, रोटेशन कर देंगे। इसकी रोटेशन को, ये जो मोमेंटम की वजह से इसमें रोटेशन आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल चेंज। कि इनके अंदर किसी भी चीज़ के अंदर मैकेनिकल चेंज रखने की भी सलाहियत है। क्योंकि ये स्मॉल पीड की रोटेशन कर रहे हैं, स्मॉल व्हील की रोटेशन की वजह से हम इसमें कह सकते हैं कि इनमें मोमेंटम मौजूद है, दे पॉजेस मोमेंटम। अच्छा जी, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ ये होंगी। मज़ीद और प्रॉपर्टीज़ इसकी देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो स्मॉल पैडल व्हील से क्या साबित हुआ है, नंबर 8, ये पैडल व्हील की क्या कर देंगी, रोटेशन। पैडल व्हील की रोटेशन, इस वजह से फिर हमने क्या कहा है, ये रेज मोमेंटम भी रखते हैं। क्या रखते हैं, मोमेंटम भी। मोमेंटम रखते हैं तो मोमेंटम का फार्मूला होता है P इज़ इक्वल टू mv। क्योंकि ये मूव भी कर रही हैं, वेलोसिटी भी है, इनका मैस भी है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी। क्या काइनेटिक एनर्जी होगी इनकी, 1/2 mv²। ये इसका नंबर 9 पॉइंट होगा। दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी बिकॉज दे कॉज रोटेशन ऑफ पैडल व्हील व्हेन प्लेस्ड इन देयर पाथ। तो ये हो जाएगा दूसरा, दे कैन cause chemical change, they can cause chemical change as they have reducing
इफेक्ट दे कैन काज केमिकल चेंज एज दे हैव रिड्यूसिंग इफेक्ट। रिड्यूसिंग इफेक्ट क्या होता है? अब ये इलेक्ट्रॉन देखें मूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? मूव हो रहे हैं। आगे अगर मैं कोई ऐसी चीज़ रख दूं जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो ये इलेक्ट्रॉन आगे क्या हो जाएंगे? उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे ना। इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। याद रखिए जब भी कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन गेन करे तो हम कहते हैं उसके अंदर रिडक्शन हो रही है। क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर रहे हैं तो ये जब मूव करेंगे आगे जिस चीज़ से भी टकराएंगे ये उसमें एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं। इट मीन ये उस चीज़ की क्या कर देंगे? रिडक्शन कर देंगे। इसी वजह से हमने कहा है दे आर रिड्यूसिंग इफेक्ट, कि इसमें कौन सा इफेक्ट होता है? रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है। इसके अलावा और इसके क्या चांसेस हो सकते हैं? नंबर 11, दे शो बीटा इमिशन, या इसको हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है जी। बीटा इमिशन क्या होता है? बेसिकली हमारे पास होता है न्यूट्रॉन, अगर हम आगे इसकी ब्रेक डाउन करें ये प्रोटॉन में टूट जाता है और साथ में ये किस में टूट जाता है? बीटा पार्टिकल में, और ये टूट जाते हैं न्यूट्रिनो में। ठीक है जी। ये चीज़ मैंने अपनी आइसोटोप्स वाली जो वीडियो है ना उसमें भी समझाया है कि कैसे एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, इसको हम कहते हैं बीटा पार्टिकल, इससे रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे ये न्यूट्रॉन में और बीटा पार्टिकल में क्या करता है? बीटा पार्टिकल क्या होते हैं? बेसिकली ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं जी? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो ये बीटा इमिशन भी शो करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करते हैं। ठीक है जी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे होंगे। इसके अलावा दूसरा, दे प्रोड्यूस एक्स रेज, दे प्रोड्यूस एक्स रेज। ये देखें ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, ये आगे मेटल से टकराएंगे। किससे टकराएंगे जी? मेटल से। मेटल के अंदर भी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। जो ही ये उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे ये इन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे। ये देखें ये इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं ना ये एनर्जी की शक्ल में आएंगे। इसको हम क्या नाम देंगे जी? एक्स रेज। जब किसी मेटल के ऊपर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन क्या करें? आप स्ट्राइक करवाएं, जो ही आप उसमें से इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करवाएंगे तो मेटल के इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट हो जाएंगे। इन बाहर इजेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या नाम देंगे जी? एक्स रेज का नाम देंगे। ठीक है जी। मोमेंटम भी हमने देख लिया, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी इसको हमने देख लिया। इसके अलावा क्या है ये? इसके अलावा हमने इसके अंदर चार्ज भी देख लिया, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। इसके अलावा आप कह सकते हैं दे प्रोड्यूस ग्रीनिश फ्लोरिसेंस, दे प्रोड्यूस ग्रीनिश फ्लोरिसेंस। जब ये किससे स्ट्राइक करेंगी? जिंक सल्फाइड स्क्रीन से। ठीक है जी। जब ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन से ये रे स्ट्राइक करेंगी तो कौन सा फ्लोरिसेंस आपको देंगे जी? ग्रीन। आगे अहम इसका पॉइंट आ रहा है चार्ज टू मास रेशियो। तो हम कहेंगे जे जे थॉमसन, जे थॉमसन डिटरमिन चार्ज टू मास रेशियो ऑफ दीज कैथोड रेज। ये थॉमसन ने इन कैथोड रेज की चार्ज टू मास रेशियो क्या की? डिटरमिन की। तो ये जो चार्ज टू मास रेशियो उसने डिटरमिन की थी ना, इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट। इस लाइन को भी ज़रा समझिएगा। इरिस्पेक्टिव, इट रिमेन्स कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव of the nature of gas and nature of
इलेक्ट्रोड। ठीक है जी। जे थॉम्सन ने कैथोड रेज की क्या डिटरमिन की, चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज की वैल्यू अगर आपको पता हो, मैस की वैल्यू भी अगर आपको पता हो, तो उन दोनों को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो उसकी क्या होगी, चार्ज टू मैस रेशियो। आगे हम इसको प्रूफ भी करेंगे कि किस तरह ये वैल्यू उसने डिटरमिन की थी। तो उसने क्या किया था, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस को चेंज कर दिया, गैस को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब ये देखें, मिसाल के तौर पर ये है, इसके अंदर मिसाल के तौर पर हम ले रहे हैं गैस ए के मॉलिक्यूल। ठीक है जी। इसके अंदर हम क्या ले रहे हैं जी, गैस बी के मॉलिक्यूल। या आप यूँ समझ लें, इसके अंदर हमने ले लिया है जी नाइट्रोजन गैस, इसके अंदर हमने क्या ले लिया जी, ऑक्सीजन गैस। तो इसमें से भी हमने क्या किया, इन्हीं कैथोड रेज को स्ट्राइक किया। ये देखें कैथोड रेज स्ट्राइक हो रही है ना, तो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है जी, ये क्या है, इसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं, गैस में इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एक्सपेल हो जाएंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन एक्सपेल हो जाएंगे। अब इन कैथोड रेज के आप क्या निकालेंगे, चार्ज टू मास रेशियो। और इस नाइट्रोजन गैस से जो इलेक्ट्रॉन एक्सपेल हो रहे हैं, इनकी भी आप क्या निकालेंगे, चार्ज टू मास रेशियो। ऑक्सीजन गैस से भी जो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं जी, एक्सपेल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, एक्सपेल हो रहे हैं, इनकी भी आप क्या निकालेंगे, चार्ज टू मैस रेशियो। तीनों की आपको चार्ज टू मैस रेशियो क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। जो इसकी वैल्यू होगी ना, वो इसी की वैल्यू होगी, और वो किसकी, ऑक्सीजन की भी क्या होगी, वही वैल्यू होगी। यानी जो भी आप गैस ले लें, जो भी आप गैस लेंगे, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन बाहर एक्सपेल होंगे, उनकी जब आप चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करोगे एक्सपेरिमेंटल, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इससे क्या नतीजा निकला कि गैस जो भी हो, गैस क्या हो, नेचर ऑफ गैस कोई भी हो, तमाम के अंदर क्या है जी, कैथोड रेज मौजूद हैं। तमाम के अंदर क्या है, कैथोड रेज मौजूद हैं। और वो कैथोड रेज किस शक्ल में मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शक्ल में। हमें कैसे पता चला कि वो इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि हमने जो पहले कैथोड रेज डिस्कवर की थी, और जो इस गैस से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले आगे, वो भी जब कैथोड रेज की तरह मूव करेंगे, तो जब हम उनकी चार्ज टू मास रेशियो निकालेंगे, उनकी तमाम की चार्ज टू मास रेशियो क्या निकलेगी जी, सेम निकलेगी। इसी वजह से हमने क्या कहा है कि चार्ज टू मास रेशियो जो इन कैथोड रेज की है ना, इट रिमेंस कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी गैस ले रहे हैं, आप हीलियम गैस ले लें, आप हाइड्रोजन ले लें, आप नाइट्रोजन ले लें, आप ऑक्सीजन ले लें, आप मीथेन ले लें, कोई भी गैस ले लें, एनी वन गैस ले लें, उसमें जो चार्ज टू मास रेशियो रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसके अलावा आगे फिर हमने क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड भी हम देख लेते हैं। ठीक है जी। अब ये देखें, हमने ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या की थी, यूज़ की थी, ये एक इलेक्ट्रोड, ये दूसरा। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर ये आपको ये पोर्शन नज़र आ रहा है, ये क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रोड है। मिसाल के तौर पर इसमें मैं एक्स मेटल ले लूँ, कोई भी मेटल है, मिसाल के तौर पर सोडियम मेटल है, ठीक है। इसमें मैं ले लेता हूँ वाई मेटल, मिसाल के तौर पर मैं इसमें ले लेता हूँ कैल्शियम मेटल। अच्छा, कैल्शियम को छोड़ दें और ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर हम इसमें ले लेते हैं कॉपर मेटल। अच्छा, इसमें हम ले लेते हैं जिंक मेटल, जिंक है, कॉपर है, सोडियम है, पोटाशियम है। मेटल आप कोई भी ले लें, इससे भी क्या होंगी, कैथोड रेज बाहर निकलेंगी। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो बाहर मूव कर रहे हैं, ये आपके पास क्या है, कैथोड रेज है ना। तो इनकी भी, चाहे जिंक की चार्ज टू मैस रेशियो हो, कॉपर की चार्ज टू मैस रेशियो, सोडियम की चार्ज टू मैस रेशियो, या हो पोटाशियम की चार्ज टू मैस रेशियो, इन सब की भी चार्ज टू मैस रेशियो क्या रहेगी, सेम रहेगी। जो रेज जिंक वाली में से पैदा होंगी, मेटल में से, वही रेज कॉपर में से पैदा होंगी, वही रेज सोडियम में से, और वही रेज किससे पैदा होंगी, पोटाशियम में से। इट मीन्स ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती। चाहे आप जो भी इलेक्ट्रोड यूज़ करें, जो भी नेचर ऑफ गैस यूज़ करें, उसकी जो चार्ज टू मास रेशियो है वो क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी जी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये मोस्टली सवाल पूछा जाता है आपसे कि कैथोड रेज किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ गैस, या ऑप्शन सी होगा दोनों के ऊपर, ऑप्शन डी होगा नथिंग। तो आपने आंसर इसमें क्या टिक करना है, नथिंग, कि ये किसी भी ऊपर ये डिपेंड नहीं करती, ये क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। इसके अलावा कैथोड रेज हैं क्या, ये पार्टिकल भी हैं। कैथोड रेज क्या हैं जी,
पार्टिकल हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा ये पार्टिकल हैं? बेसिकली ये जब जिंक सल्फाइड से टकराई थी ना, तो इन्होंने ग्रीनिश फ्लोरेसेंस दी थी। एक पार्टिकल के अंदर ये सलाहियत होती है, जब वो किसी चीज़ से स्ट्राइक करे तो उसमें आपको फ्लोरेसेंस दे। तो इसी वजह से साबित हुआ ये क्या है, बेसिकली ये रेज होने के साथ है। रेज का मतलब क्या है? एनर्जी, ठीक है। पार्टिकल का मतलब क्या होगा? इसमें मोमेंटम है। मोमेंटम का मतलब इसके अंदर मैस भी है और इनमें क्या है? वेलोसिटी भी है, ठीक है जी। इसके अलावा तो किस साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया था? स्टोनी ने इनका नाम रखा था इलेक्ट्रॉन। स्टोनी ने इनको स्टोनी नेम्ड कैथोड रेज एज इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। तो स्टोनी ने इनका नाम क्या रखा था जी? इलेक्ट्रॉन रखा था। जे थॉमसन ने क्या किया था? जे थॉमसन डिटरमिन्ड चार्ज टू मास रेशियो ऑफ दिस रेज, क्योंकि इनकी चार्ज टू मास रेशियो रेज क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जी कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन और फंडामेंटल पार्टिकल, दे आर फंडामेंटल पार्टिकल। ये तमाम के तमाम पार्टिकल में मौजूद हैं और ये उनका बुनियादी हिस्सा है, क्योंकि चार्ज टू मास रेशियो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। अब हम इसके अलावा इनके ऊपर चार्ज कौन सा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉजिटिव प्लेट में जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड में ये डाउनवर्ड। इसी वजह से इनके ऊपर हमने चार्ज कौन सा कहा जाए? पॉजिटिव चार्ज कहा था। अब हम ये देख लेते हैं इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन। अब ये जो चीज़ है ना, आपके सिलेबस में उन्होंने डायरेक्ट इसकी वैल्यू दे दिया है, मेथड नहीं बताया। तो आप जस्ट इसके मेथड को समझ लें, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने उसकी वैल्यू याद करनी, वो भी एंड पे बता दूंगा। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज, ऑफ कैथोड रेज। अब ये देखें किस तरह, पहले तो इसकी अब डायग्राम देख लें। ये मेरे पास एक कोई इलेक्ट्रोड है जी। कौन सा इलेक्ट्रोड है? कैथोड, ठीक है जी। इसमें हम क्या वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो इसमें से ये रेज निकलेंगी। ये क्या है? बेसिकली ये इसमें मैंने स्लिट लगा दिया, बीम स्लिट, ताकि ये स्ट्रेट मूव करती रहे, ठीक है जी। ये स्लिट इसके साथ मैंने क्या कर दिया? अटैच कर दिया इसके साथ, ठीक है जी। ये देखें, अब ये डायग्राम इस तरह हो जाएगी इसकी। ये पीछे हमने ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दी है, ठीक है जी। ये क्या है जी? जिंक सल्फाइड या फ्लोरेसेंट स्क्रीन। जिंक सल्फाइड या इसको हम क्या कहेंगे? फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ये आपके पास क्या है जी? स्लिट्स हैं, ताकि ये स्ट्रेट मूव करती रहे। आगे फिर देखें, ये इस साइड पे, इस साइड पे हमने क्या अप्लाई कर दिया जी? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई कर दिया जी? मैग्नेटिक फील्ड। जब हमने इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी, ये देखें, ये आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, इस पॉइंट का हमने नाम रखा है पॉइंट P1। जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई नहीं करेंगे तो ये रेज हैं, ये कौन सी रेज हैं? यही कैथोड रेज हैं, कैथोड रेज। तो ये स्ट्रेट मूव करेंगी। क्या मूव करेंगी जी? स्ट्रेट, ठीक है जी। उसके अलावा जब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये क्या है जी? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रेज जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो ही हम इसमें से अप्लाई करेंगे, ये डाउनवर्ड को मूव आएंगे। ये देखें, ये है पॉइंट P2, ठीक है जी। पॉइंट P2 क्या शो कर रही है? ये डाउनवर्ड मूव कर रही है। तो अभी मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था, जब हम इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये रेज क्या हो जाएंगी? डाउनवर्ड मूव करेंगी। तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। अब इसमें हम अप्लाई कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखें,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो इन कैथोड रेज के ऊपर बेसिकली हमने कहा हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव की तरफ थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ये देखें, ये ऊपर थोड़ी सी चली जाएंगी। पॉइंट P3 में, पॉइंट P3 में क्या थी, पॉजिटिव प्लेट थी, ठीक है जी। ये क्या है, ये हमने इसमें अप्लाई किया जी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रेस कहाँ जा रही है, पॉजिटिव प्लेट में, और बाकी ये कहाँ जा रही हैं, डाउनवर्ड, ठीक है जी। अब हुआ क्या है, लेट्स सपोज इस पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है, क्या अप्लाई हो रही है जी, मैग्नेटिक फील्ड। इसी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को बाहर क्या कर रही है, मूव करवा रही है, स्ट्रेट लाइन से उसको क्या कर रही है, दूर लेकर जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम इधर लिख सकते हैं ना, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। मैग्नेटिक फील्ड इधर बतौर क्या एक्ट कर रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो फोर्स किसी भी चीज़ को सर्कल से बाहर ले जाए उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये तो पहले स्ट्रेट थे, जो ही उसमें मैग्नेटिक फील्ड आई ये सर्कल से बाहर चले गए। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, BeV, और सेंट्रीब्यूटल फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे mv² R। तो इसमें B क्या है, इसको भी देख लें। B है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें E हमारे पास क्या है, E हमारे पास है जी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। V हमारे पास क्या है जी, अब ये हमारे पास है जी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। और इसके अलावा हमारे पास M क्या है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। R इसमें हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर, ये जो सर्कुलर पाथ है इसका जो रेडियस है, ठीक है जी। तो ये सारा कुछ आपने नोट कर लिया होगा होपफुली। अब इसी से देखें, इसी चीज़ से मैं निकालूंगा चार्ज टू मैस रेशियो। E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज को, M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, मैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, E/M। तो ये क्या हो जाएगा जी, B इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है जी। अब V नीचे फिर क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये हो जाएगा जी हमारे पास V/BR। ये देखें, ये हमारे पास क्या है जी, EM = V/BR। इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का, इसको आप क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन 1 का। अब आगे देखें, लेट सपोज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो किसके इक्वल आ रही है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल आ रही है। तो इस पे देखिए, हम इसको यूँ लिख सकते हैं BeV = EE। जब इसमें ये स्ट्रेंथ इक्वल होगी तो ये पॉइंट P पर क्या करेंगे, फॉल करेंगे। कहाँ पर ये फॉल करेंगे, ये कैथोड है या ये जो इलेक्ट्रॉन है पॉइंट P के ऊपर। अब इसमें देखें E और E क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो इसमें से अगर हम V की वैल्यू निकालना चाहें, V = E/B। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है जी। अब इसी V की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो क्या आंसर आएगा, E/M = ठीक है जी, E/M। तो V की जगह क्या आ जाएगा इधर, E/B, और इसके नीचे क्या आ जाएगा जी, B/R। उसके नीचे क्या आ जाएगी जी, B/R। तो इसी को अगर हम आगे देखें, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, E/M = E/B/R का स्क्वायर। ये देखें, ये चार्ज टू मास रेशियो निकालने का फार्मूला है। ये इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज की चार्ज टू मास रेशियो निकालने का क्या है, फार्मूला है। E क्या है आपके पास, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
ये भी आपको पता होती है कि कितना उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर रहे हैं। बी इसमें क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आपको पता है कि कितना उसके ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं। आर क्या है, आर हमने ये देखा था इधर जी, ये है आर हमारे पास है जी रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये जो सर्कुलर पाथ मैग्नेटिक फील्ड का है ना, इस सर्कुलर पाथ को भी आप क्या कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये जो राइट साइड वाला पोर्शन है कौन सा, E डिवाइडेड बाई बी आर स्क्वायर, ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली इसको डिटरमिन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कर सकते हैं। तो इसके नतीजे में जो चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी जी 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ये देखें ये क्या आ जाएगी जी, चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। इसको मुख्तलिफ बुक्स में यूँ भी लिखा जाता है चार्ज टू मास रेशियो को, चार्ज टू मास रेशियो इज इक्वल टू 1.76 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम पर केजी। ये किसकी वैल्यू आ गई है जी, चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू आ गई है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है 1.60 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम। तो चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू ये है, चार्ज की वैल्यू ये है, इससे फिर जो इलेक्ट्रॉन का आप मैस निकालेंगे डिवाइड करने के बाद वो आएगा 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg। ये जो मैंने वैल्यू लिखवाई है ना, ये आप इसको क्या करते जाएँ, नोट करते जाएँ, ठीक है जी। ये तो थी वैल्यूज़। अब इसी इलेक्ट्रॉन का अगर हम मैस देखना चाहें AMU में, तो इस पर हम लिख लेते हैं जी, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन का जो मैस होता है ना वो होता है 1/1873 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, या इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन एटम, ठीक है जी। यानी अगर हाइड्रोजन का वज़न हो 1837 ग्राम तो इलेक्ट्रॉन का वज़न होगा खाली 1 ग्राम, ये इतना हल्का होता है। तो 1837 को 1 के ऊपर डिवाइड करें तो इलेक्ट्रॉन का जो मैस होगा वो आएगा 0.0055 AMU, सॉरी 0.000 AMU। ये क्या आएगा जी, इलेक्ट्रॉन का मास किस में आएगा जी, AMU का। इसको रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को यूँ रिप्रेजेंट किया जाता है, E0-1, ये 0 रिप्रेजेंट करे 0.0055 AMU को, और ये उसके ऊपर -1 रिप्रेजेंट करे उसके ऊपर चार्ज को। ये उसके ऊपर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर के बाद आपको कैथोड रेज के बारे में आइडिया हो जाएगा, और इसके अलावा कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं ये भी आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि हमने उसकी जब चार्ज टू मास रेशियो निकाली थी वो क्या थी, सबकी कांस्टेंट थी। तो इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि इसमें मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।